नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा, फाउंडर ऑफ मैट गुरु, लेखक नर्सिंग टुडे कॉम्पिटिटिव गाइड। आप लोगों का मैट गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नर्सिंग टुडे पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नॉर्सेट पास है और मन में कशमकश चल रही है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्या सब्जेक्ट जिसका वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। तो इससे संबंधित एक वीडियो मैंने आपको लास्ट बनाया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो कि लेटेस्ट सैनेरियो जो कि आपके एम्स के द्वारा नॉर्सेट में जारी की गई है गाइडलाइन कि 50% जो क्वेश्चंस हैं वो प्रायोरिटी बेस और लेटेस्ट सैनेरियो मतलब कुछ कंडीशन डाल करके आपको पूछे जाएंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसी से आगे मैं अब शुरू करने वाला हूं। क्लास को शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दें और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन जो है उसको दबा दें, जिससे आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन चैनल के द्वारा मिलते रहें। इसके अलावा पूरे साल जो कि आपके नॉरसेट ये वाला और इससे अगला जो भी नॉरसेट होगा, रेगुलर मैट गुरु नर्सिंग कोचिंग आप लोगों के लिए क्लासें लेकर के आ रहा है। टॉपिक संबंधित क्लासें लेकर के आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट की क्लासें आपको आ रही है। तो आप रेगुलर रहें। और बात के साथ मैं अपने अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिस पर हमने कल लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो देखिएगा, ध्यान दें, मैंने आपको कहा था कि नॉरसेट और नॉरसेट के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट या टॉपिक्स जिस पर हम बात कर रहे थे, और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टॉपिक्स जिसके अंतर्गत आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उन टॉपिक्स के बारे में जो बेसिकली आपके मेडिकल एंड सर्जिकल, क्योंकि यहां पर जो स्पेसिफाइड है स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ, बहुत लोग एक ही बात बताते हैं कि तू तो एमएसएन पढ़ ले और एमएसएन पढ़ के सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक बात आपको बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले 3 साल में एक या दो बार पेपर, जैसे लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा होगा कि एमएसएन में बहुत कम पूछा गया, जब नॉरसेट 2021 लगा तो शायद एमएसएन के 2-4 प्रश्न ही आए, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो वो और सब्जेक्ट को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है जो सभी सब्जेक्ट को पढ़ता है और रेगुलर अपनी स्टडी करता है। अब देखिएगा, ध्यान दें कि जैसे यहां पर कुछ मैं स्पेसिफाइड आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं, इसके अंतर्गत जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिया है नर्वस सिस्टम। अब देखिएगा, नर्वस सिस्टम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भाई, हम जो रिवाइज करते हैं या जो हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा हमें इस चीज पे, क्योंकि क्वालिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो बोलते हैं ना स्मार्ट, तो स्मार्ट स्टडी का मतलब यही है कि आप पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें जो आपको सेलेक्ट करवा दे। तो अब देखिएगा, हाँ, गुड इवनिंग बेटा सभी को। हाँ रमेश, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, सॉरी गुड इवनिंग बेटा। तो देखो, ध्यान देना, अब इसके अंतर्गत जैसे आईसीपी, अब आईसीपी जो कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो कई बार जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आपसे यहां पर पूछता है कि आईसीपी के अंदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, या अगर किसी भी व्यक्ति का आईसीपी है तो नॉर्मल कितना है, किस रेंज में होता है। अब वो जो नॉर्मल रेंज है वो कई बार एग्जामिनर मर्करी में एचजी, जैसे 5 से 15 mm ऑफ एचजी बोल देगा, या वो उसको एचजी को ना बोलकर वो आपको सेंटीमीटर में बोल सकता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वैल्यू तो पूछी है, लेकिन वैल्यू किस यूनिट में पूछी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। पार्किंसन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेनिंजाइटिस, अब देखो, मेनिंजाइटिस आप पढ़ रहे हैं, मेनिंजाइटिस से बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन एग्जामिनर जब प्रश्न देता है तो स्टूडेंट कई बार ये पता कर नहीं पाता है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, अब मान लो एग्जामिनर ने यहां पर पूछा कि एक पेशेंट है जिसको कि मेनिंजाइटिस हुआ है और उस बीमारी को कंफर्म करने के लिए बताइए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि परफॉर्म करना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, लंबर पंचर। अब लंबर पंचर कौन से सब्जेक्ट में पहुंच गया है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग।
तो मैंने इसीलिए आपको क्या कहा कि जब स्टूडेंट पढ़ता है तो वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां पर भी देता हूं कि आपने मान लीजिए सीजर पढ़ा। अब सीजर के अंतर्गत एग्जामिनर कहता है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए क्लाइंट हैव द सीजर, इट मींस प्रोटेक्ट करना है, चोट लगने से बचाना है। तो ये नर्स रोल है, आपसे सर्जरी की बात नहीं कर रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर जानना चाहता है कि इस परिस्थिति में आप एज ए नर्स किस प्रकार से उस पेशेंट की केयर कर पाओगे। अरे बात समझ में आ रही है ना? हाँ भाई, हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब देखो ध्यान दो, ग्लासगो कोमा स्केल जो इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको पूछा जाता है, और गुलियन बेर सिंड्रोम, तो इनके ऊपर आपका फोकस हो। इसके अलावा स्ट्रोक, जिसके अंतर्गत भी मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो मैंने आपको इतने टॉपिक बताए हैं नर्वस सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम में एक तो ग्लासगो कोमा स्केल और एक आईसीपी, इनके ऊपर आप सबसे पहले फोकस करें, क्योंकि हो सकता है डिजीज आए या ना आए। बात सुनना, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनर का फोकस तो होगा, लेकिन और कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन दो ये ऐसे पॉइंट है जिन पर 101% आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट सिस्टम है आपका कार्डियोवैस्कुलर। अब कार्डियोवैस्कुलर जिसके अंतर्गत आपको एक तो ईसीजी पता होनी चाहिए। अब ईसीजी जो हम बात कर रहे हैं, तो आपको वहां पर ईसीजी के अंदर क्या है, वेव्स के बारे में पूछता है कि हाइपरकैलेमिया में कैसे होगी, एट्रियल फिब्रिलेशन में कैसी होगी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में कैसी होगी, साइनस रिदम, नॉर्मल रिदम कैसा होगा। तो इससे रिलेटेड जो 8-10 प्रश्न हैं वो आप देख करके जाएं, तो ईसीजी रिलेटेड आप बता सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जैसे एमआई, अब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन तो कॉमन क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट है जिसको एमआई और एमआई हुआ है, तो बताओ उसका बेसिक या रेगुलर होने वाला कॉम्प्लिकेशन क्या है? अरिथमिया। और अरिथमिया इट मींस इरेगुलर पल्स रेट, चेक कौन कर रहा है? नर्स। इसका मतलब है कि आपसे वो ये जानना चाह रहा है कि पेशेंट में अगर प्रॉब्लम हुई है तो क्या आप उसको प्रॉपर असेस कर पा रहे हैं। तो ये आपको पता हो, फिर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस वगैरह आप कह सकते हैं। एंजाइना, इसको थोड़ा सा पहली प्रायोरिटी देना इस सिस्टम के अंतर्गत। इसके अलावा बीएमआई, जिसके अंदर आप कह सकते हैं ओबेस, ओवरवेट, लोअर वेट, तो आपको बॉडी मास इंडेक्स, इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द बीएमआई। तो आप यहां पे ध्यान दें। हाँ, जो बच्चे लेट आए हैं वो क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। चलें आगे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम तो अपने आप में बहुत बड़ा है। अब इसके अंदर जो डिजीज है जैसे जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज, अब आपने जीईआरडी पढ़ा। अब जीईआरडी के अंतर्गत अभी हम बात कर रहे हैं कि लेटेस्ट सेनेरियो क्या होता है। तो आपको ही कई बार समझ में आता नहीं है कि एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है। एग्जामिनर कहता है इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी इन जीईआरडी, कि गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स, और इसमें आपको पूछी जा रही है प्रायोरिटी, इसको कहते हैं लेटेस्ट सेनेरियो। वो आपको एग्जामिनर कहेगा कि एक पेशेंट है, उम्र कुछ भी लिख देगा, जीईआरडी का है, और वो खाना खाने के बाद पेशेंट यूनिट में है, या खाना खाने के बाद नर्स किस बात पर मुख्य रूप से सावधानी रखेगी। तो यहां पर जो जीईआरडी आप कह रहे हैं ऑप्शन के अंतर्गत, वो आपको यहां पे कह सकता है रेज फुट एंड ऑफ बेड, रेज हेड एंड ऑफ
बेड एट 30 डिग्री एंगल प्रोटेक्ट फ्रॉम वॉमिटिंग, या निम्न में से कोई नहीं। या वो यहां पर आपको ये भी कह सकता है कि एडमिनिस्टर जेल, या बोल दो एंटासिड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ। एग्जामिनर कह रहा है कि नर्स किस बात का ध्यान रखेगी या किस प्राथमिकता को फॉलो करेगी। तो आप ध्यान से सुनना, जिस भी व्यक्ति को गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स मतलब खाने के बाद उसका थोड़ा सा मन भारी हो जाता है, वॉमिटिंग करने का मन करता है, और उसको जो आप देखते हैं वो वॉमिटिंग भी आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट का एस्पायरेट होने की रिस्क ज्यादा है। तो एग्जामिनर कई बार या तो सीधा सीधा लिख देगा कि पोजीशन दैट इज प्रोवाइडेड पोस्ट जीईडी, कि गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स के बाद नर्स मरीज को कौन सी पोजीशन देगी। तब तो आप यहां पर बोल सकते हैं सेमी फॉलर, या सेमी फॉलर नहीं आ रहा है तो रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर तो उसने पोजीशन लिखा नहीं, तो ये चीज आपने यहां पे ध्यान देनी है। फुट एंड रेज करेंगे तो एस्पायरेट हो जाएगा, वॉमिटिंग से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है, सावधानी बरती जा सकती है, तो ये अपने आप में गलत है। जेल वेल देंगे तो सही, ये रिस्क को कम करेगा, लेकिन ये एज ए नर्सिंग प्रायोरिटी तो नहीं है। तो बेसिकली जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी आपने बताना है कि पेशेंट और पेशेंट के हेड एंड को कितने डिग्री पर रेज कर देते हैं। तो कहने का मेरा बेसिक मतलब है कि ले देख करके जब एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो हमें लगता है कि यह प्रश्न यहां से होगा, लेकिन अल्टीमेट उसका फोकस किसके ऊपर है? बेसिक नर्सिंग केयर, इट मींस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब देखो ध्यान दो, यहां तक हमने बताया, तो ये आप ध्यान देना जीईआरडी हो गया, इससे रिलेटेड पोजीशन हो गई है। पेप्टिक अल्सर जो कि कॉमन क्वेश्चन है, आपने बहुत एग्जाम में आता है और आप लोग देखते हैं, जिसमें आप कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्मेल वगैरह आती है। नॉन इन्वेजिव ब्रीथ टेस्ट जो हम करते हैं, जिसमें जब भी पेप्टिक अल्सर का पेशेंट ब्रीद करता है, श्वास लेता है, तो वहां पर हम लोग उसकी श्वास के अंदर जो ब्रीथ आती है वो ब्रीथ जनरली हम लोग देखते हैं, और वो ब्रीथ अमोनिया की है। बेसिकली उस स्मेल को महसूस करते हैं, और वो मेथड है ऑल्फैक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन का। अब एग्जामिनर आपको यहां पर यह भी कह सकता है कि एक पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, और वो पेप्टिक अल्सर का पेशेंट को जब नर्स फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है तो बताओ कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा उसको ये पता चल सकता है कि पेशेंट इस बीमारी का है। तो वो टेक्निक तो है आपकी ऑल्फैक्शन, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस बीमारी का है उस व्यक्ति की ब्रीथ में जो स्मेल आती है वो अमोनिया की स्मेल आती है, क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अमोनिया का लेवल बढ़ा देता है। और ये किससे संबंधित हो गया? फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्रीथ, और ब्रीथ फंडामेंटल। तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप तो देख रहे हो कि ये पेप्टिक अल्सर है, बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा पायलोरिक स्टेनोसिस, ये पायलोरिक स्टेनोसिस जो होता है, जिसके अंतर्गत आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड भी पॉइंट आता है, एडल्ट रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस, जो अपेंडिसाइटिस आप बता रहे हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, तो अपेंडिसाइटिस के अंतर्गत भी एग्जामिनर आपको कुछ पॉइंट कहता है, जैसे इसके मैकबर्न साइन कौन सा है, कौन सी लोकेशन के ऊपर अपेंडिस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या कई बार एग्जामिनर सिर्फ इतना कहता है कि पोजीशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द नर्स व्हेन ए क्लाइंट हैव द पेन रिलेटेड टू अपेंडिसाइटिस। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है तो राइट लेटरल पोजीशन देके हम घुटनों को अंदर की तरफ मोड़ देते हैं,
जिससे कि एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स होती है और दर्द में आराम मिलता है। इसका मतलब पूछा तो सही, लेकिन पूछने के लिए भी उसको आना पड़ा बेसिक नर्सिंग केयर, और बेसिक नर्सिंग केयर इज विद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो आप बता रहे हैं, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए हो, चाहे ई हो, जो कि आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ते हैं, आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी पढ़ते हैं, तो यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। लेकिन इसी के अंतर्गत इसको फंडामेंटल से भी आप रिलेटेड कर सकते हो, और मैं आपको बता दूं साइकेट्रिक रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा पॉइंट आपको यहां पर लिखता हूं, जैसे मान लीजिएगा पेशेंट है हिपेटाइटिस ए। अब हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस ए का जो मुख्य लक्षण है वो है नोजिया और वॉमिटिंग। ध्यान देना, क्योंकि हिपेटाइटिस ए गंदे पानी, गंदा खाना, मतलब कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा ओरल फीकल रूट से होने वाली बीमारी है। दो क्वेश्चन ये आते हैं जो मैंने आपको बोले हैं, लेकिन एग्जामिनर यहां पर कहता है प्रायोरिटी ऑब्जर्वेशन बाय नर्स इन हेपेटाइटिस ए। वो आपको लक्षण तो सारे हैं, जैसे बोलेगा एब्डोमिनल पेन, वो आपको बोलेगा नोजिया, वॉमिटिंग, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, या निम्न में से कोई नहीं। हाँ, जवाब दो बेटा सभी लोग। भाई आप यहां पे, मैं बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एग्जामिनर प्रश्न कैसे भी पूछे, लेकिन अल्टीमेट वो आपको लेकर के आएगा बेसिक नर्सिंग केयर पर। अब देखो, ध्यान देना, प्रायोरिटी क्या देखेंगे? पेन की कंप्लेंट होगी, होती है, लेकिन शुरुआत जब होगी वो बेसिकली किससे होगी? हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं वो ऑप्शन बी को ही आंसर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पता हो तो आपने प्रायोरिटी इसको बताना है। इसके अलावा लीवर भी बढ़ता है, लेकिन लीवर बढ़ता है दिखेगा थोड़ी, ये तो तब पता चलेगा जब आप उसको फिजिकल एग्जामिन करोगे, और फिजिकल एग्जामिन में भी सबसे पहली स्टेप इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन, मतलब देखकर, और देख करके आप हिस्ट्री कलेक्ट करके क्या पता कर लोगे? तो पता यही कर सकते होगे भूख नहीं लग रही है, जी मत चला रहा है, या वॉमिटिंग हो रही है। तो कहने का मकसद है कि आपको यहां पर पता हो, प्रायोरिटी बेस पूछा जा रहा है। इसी को कई बार एग्जामिनर साइकेट्रिक रिलेटेड भी कहता है, कि एग्जामिनर कहता है कि हिपेटाइटिस ए लीड विच ऑफ द फॉलोइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कि हिपेटाइटिस ए कौन सा साइकेट्रिक डिसऑर्डर लीड करता है? तो आपको पता होना चाहिए एनोरेक्सिया नर्वोसा, और एनोरेक्सिया नर्वोसा का भी इनिशियल साइन नोजिया और वॉमिटिंग ही है। तो आप सोचो, एग्जामिनर कहीं से भी कोरिलेटेड करके ला सकता है, इसलिए आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रश्न कौन से सब्जेक्ट का है। तो ये ध्यान से सुनते जाइएगा कि आपको एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है और किस तरीके से पूछना चाह रहा है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के मैंने ये टॉपिक तो लिखे, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि फंडामेंटल में कैसे ये इंक्लूड है। कोलोस्टोमी फंडामेंटल में आती है, टॉपिक तो डाइजेस्टिव का है। एनजी ट्यूब डाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने कहा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पर्पस नर्स शुड एडमिनिस्टर एनजी ट्यूब इन पेप्टिक अल्सर, कि पेप्टिक अल्सर में एनजी ट्यूब डालने का सबसे महत्वपूर्ण पर्पस क्या है? तो वहां पर गैस्ट्रिक एनालिसिस करते हैं। खाना खिलाने के बाद हर 2 घंटे के अंतराल से हम लोग उसमें कंटेंट को बाहर निकालते हैं, पीएच को चेक करते हैं, और वो आप पेप्टिक अल्सर पढ़ रहे हो, लेकिन बेसिकली पेप्टिक अल्सर नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है एनजी ट्यूब क्यों डालते हैं।
तो बात समझते रहिएगा, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि बेसिकली क्वेश्चंस नर्सिंग प्रायोरिटी फंडामेंटल के ऊपर बेस आने वाले हैं, जो कि आपका लेटेस्ट सिनेरियो होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे एक पॉइंट मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का लिखता हूं, और मान लो आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट है जिसको कि हो गया है डिओडेनल अल्सर। अब आप डिओडेनल अल्सर पढ़ते ही सतर्क हो जाओगे, और डिओडेनल अल्सर के नाम से एमएसएन पढ़कर आया हूं, एमएसएन पढ़ूंगा। वो कह रहा है कि डिओडेनल अल्सर में एनजी ट्यूब डालने का महत्वपूर्ण पर्पस बताओ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पर्पस बिहाइंड इंसर्शन एनजी ट्यूब इन डिओडेनल अल्सर? तो डिओडेनल अल्सर में एसिडिक इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग एनजी ट्यूब डालते हैं। तो कहां को रिलेटेड कर रहा है यह समझना है, क्योंकि हमें तो चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए ये बातें तो करनी ही पड़ेगी। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, ये सब पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं और इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कितना है, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कितना हो सकता है, ये आप बता सकते हो। इसके अलावा ये एक चीज ध्यान देना, एक्सरे। भाई ये जो आपका एक्सरे पॉइंट मैंने लिखा है, व्हाट इज द कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ द निमोनिया? निमोनिया का कंफर्मेशन कैसे करोगे? पहली चीज वो ये कह सकता है एक्सरे तो किया, लेकिन एक्सरे में कौन सा व्यू लोगे? एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, लेटरल। और एक्सरे देखने पर पता हो कि वो न्यूमोथोरेक्स का है, हीमोथोरेक्स का है, सीओपीडी रिलेटेड तो नहीं है, निमोनिया रिलेटेड तो नहीं है। इट मींस आपको इस प्रकार का डायग्नोस्टिक और कंफर्मेटिव टेस्ट भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको पता है पर्स लिप ब्रीथ, मतलब लिप्स जो है धीरे धीरे, क्योंकि वर्कलोड सीओपीडी में क्या है, बेसिकली नैरोइंग हो जाती है, और नैरोइंग होने के कारण प्रॉपर रूप से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, या कर भी रहा है तो CO2 का लेवल थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिव। तो यहां पर ये प्रॉपर टॉपिक आपको पता हो, थोड़ा बहुत अस्थमा वगैरह आप, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो स्पेशलाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो है वाटर सील ड्रेनेज, ऑक्सीजन इनहेलेशन, मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, वेंटिलेटर, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कहां पर आती है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो आपको पता हो, जैसे आपके आता है थोरेकोसेंटेसिस, ये सारे के सारे जो टॉपिक है फंडामेंटल, इसीलिए मैंने शुरू में क्या कहा था कि अप्रोक्स 35% वेटेज फंडामेंटल का ही होता है, और वो कोई बताता नहीं है। बताएगा क्यों? बताने के लिए टीम चाहिए, और टीम सिर्फ मैड गुरु के पास है, जो कि प्रॉपर रूप से आपको टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। अब सुनना, नेक्स्ट है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में आपने बोला डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस के जितने भी सिंड्रोम है, सुमांगी सिंड्रोम कि सुबह के समय पर शुगर कम हो जाती है, कहां बढ़ जाती है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वो आपको पता हो, या पेशेंट जो है जैसे डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटीज वाले पेशेंट में कई बार पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है, और हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है मतलब शुगर लेवल, इंसुलिन की अधिक डोज लग गई है, उसके कारण भी हो सकता है। तो लक्षण कौन से आ रहे हैं वो आपको पता हो, इसके ट्रायड फीचर्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म कि जो आपको पता हो कि आंखें बाहर निकल जाती है, एक्सोप्थैलेमस आंखें बाहर निकल जाती है, उसका इमेज बेस क्वेश्चन देख करके जाना। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के कैरेक्टरिस्टिक कोल्ड वगैरह जो आप स्किन हो जाती है वो देख करके जाना। इसके अलावा आपने बताना है इंसुलिन। इंसुलिन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन के रूट जो फंडामेंटल के अंदर आते हैं कि कैसे लगाते हैं, इंसुलिन लगाने की साइट कौन कौन सी है, जिसके अंतर्गत आपको पता है कि एब्डोमेन पे भी हम लोग लगा रहे हैं,
या स्कैपुला के पीछे की तरफ हम लोग लगा रहे हैं। इंसुलिन की साइट को रोटेट करते रहना चाहिए, नहीं तो वहां पर एक लंप गांठ सी बन जाती है और एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो कहने का मकसद है इंसुलिन, इंसुलिन की निडिल में क्या विशेषता है, यह भी एग्जामिनर कह सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन इंसुलिन निडिल। तो इंसुलिन की निडिल जो होती है शार्प है लेकिन नॉन ट्रॉमेटिक होती है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। वो तो आपको बोलेगा कि इंसुलिन की जो सिरिंज है वो दवा को एब्जॉर्ब नहीं करती है, बहुत सेफ होती है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब दवा लगा रहे हो तो आपको दवा लगाते समय यह पता होना चाहिए कि भाई किस डायरेक्शन में होगा, कितने डिग्री पर हम लोग लगाते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान देना। इसके अलावा इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन कौन सा है, जो इंसुलिन आप लगा रहे हो उस इंसुलिन में पहले कौन सा कलेक्ट करोगे, इट मींस बेसिक नर्सिंग केयर आपको पूछी जाती है। तो यहां तक बेटा आप बता सकते हो। इसके साथ साथ आपने बताना है, नेक्स्ट है आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मतलब स्किन। और स्किन रिलेटेड अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको नाम आता है बर्न, क्योंकि जो और जितने भी स्किन एलर्जी रिलेटेड डिजीज है वो बहुत रेयर है, लेकिन रेगुलर क्वेश्चन है आपका बर्न। बर्न के अंदर स्टेजेस, एक पॉइंट। दूसरा रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 5 जो कि बच्चों में यूज करते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए पार्कलैंड फॉर्मूला जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। चॉइस ऑफ फ्लूइड, आरएल, प्लाज्मा आप लोग दे रहे हैं, जो कि आपका फंडामेंटल रिलेटेड आ गया है। तो कहने का मेरा बेसिक मतलब है कि केयर करें। जैसे आपका बर्न का पेशेंट है तो डेड स्किन निकलती है, हटाएंगे किससे, सॉल्यूशन, जो कि फंडामेंटल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आईवी थेरेपी जो कि चॉइस ऑफ फ्लूइड है बर्न में, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। स्टेजेस जो बेड सोर की है वैसे यहां पर आपको हो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बेड सोर के अकेले ही 2-3 क्वेश्चन से आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक वैसा का वैसा ही टॉपिक है। इसके अलावा रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम में से डायलिसिस, डायलिसिस के ऊपर फोकस हो। हीमोडायलिसिस हो सकता है, और हीमोडायलिसिस हम कर रहे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है। डायलिसिस के अंदर दर्द होता है, पेन होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कौन सी दवा है जो वहां पर ब्लड को क्लोट होने नहीं देती है, हिपेरिन विपेरिन जो भी आपको पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मकसद है कि रीनल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डायलिसिस, और इसके अलावा रीनल ट्रांसप्लांटेशन। रीनल ट्रांसप्लांटेशन में एक प्रश्न जरूर देख करके जाइएगा, प्राथमिकता के आधार पर, अभी मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी व्हाट इज द साइन ऑफ रिजेक्शन द रीनल ट्रांसप्लांट, कि किडनी रिजेक्ट हो गई है तो सबसे पहले लक्षण क्या देखोगे, क्रिएटिनिन आएगा, कोई चेंजेज होगा, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां तक आप बता सकते हैं। इसके अलावा कोई पोटेशियम का लेवल कम ज्यादा, वो पूरा पॉइंट आपको पता होने चाहिए। मस्कुलो, जिसमें फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, कि जैसे एज बढ़ रही है चेंजेज आ रहे हैं, फ्रैक्चर जनरली बच्चों के अंदर वाला जो फ्रैक्चर है वो यहां पर पूछा जा सकता है। और इसके अलावा तो फ्रैक्चर में से सारे पॉइंट फंडामेंटल में मैंने आपको पढ़ाए हैं, स्प्लिंट क्या है, ट्रैक्शन क्या है, प्लास्टर कास्ट कैसे लगाते हैं, तो वो फंडामेंटल के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा ब्लड, ब्लड में जो है डीवीटी, एनीमिया आप कह सकते हो। हाँ, एक चीज और बता दूं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो साइन वगैरह आ जाते हैं आपके, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ईएनटी में आपके कैटरेक्ट देख करके जाइएगा। कैटरेक्ट के अंदर आपने जो देखना है, एक तो पोजीशन देख लेना कि कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद एक तो सलाह क्या देनी है, पोजीशन जो देते हैं वो सेम साइड की नहीं देनी होती है, अनअफेक्टेड साइड देनी होती है। टाइट वगैरह जो वो सॉफ्ट होनी चाहिए। सीढ़ियां जब चढ़े तो प्रॉपर रूप से ध्यान दो, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कैंसर, कैंसर और स्क्रीनिंग,
स्क्रीनिंग का मतलब यहां पर है कि कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा, इनिशियल कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, वो यहां पर आपके आएंगे। कैंसर, कैंसर के अंदर आपकी कीमोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी जो बेसिकली या रेडिएशन थेरेपी जो आप बता सकते हैं उनके अंदर। कैंसर के अंदर थोड़ा सा देख लेना, बच्चों के अंदर जो आप कैंसर देखते हैं जैसे मुंह के अंदर क्या हो रहा है वो पता हो, ब्रेस्ट कैंसर है तो कौन सा है, सर्विक्स कैंसर है तो सर्विक्स कैंसर में आप देख लेना पेपिलोमा वायरस, एचपीवी जनरली हम कहते हैं, उसकी स्क्रीनिंग कैसे है। ब्रेस्ट कैंसर है तो कौन कौन सी पोजीशंस है जो वहां पर नर्स मरीज को देती है, या कौन कौन सी पोजीशन है जो उसको असेस करने के लिए पेशेंट को दी जाती है। तो कहने का मकसद है, या किसी भी व्यक्ति को मैस्टेक्टोमी हुई है तो नर्स किस बात का ध्यान रखेगी, तो अगर किसी को मैस्टेक्टोमी हुई है तो उस साइड से ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए। तो कहने का मकसद है कि घुमा फिरा करके चाहे एमएसएन पढ़ लो चाहे कोई भी पढ़ लो, एग्जामिनर आपको फंडामेंटल पे ही लेकर के आएगा। अब मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर जब प्रश्न पूछता है तो 30-35% जो थे फंडामेंटल, अब आपने 35% लगा लिए, मतलब 50 से 55 क्वेश्चन तो फंडामेंटल के हो गए हैं। इसके अगर हम मिला दें तो लगभग आपके 80-90 क्वेश्चन हो गए। अब आप कहोगे 80-90 तो सब लोग गिनाते हैं, अरे एमएसएन आई थी। बेसिकली वो 90 या जो 50% आपको नजर आ रहे हैं उसके अंदर आपकी 35 से 40% फंडामेंटल है। ओवरऑल अगर हम निचोड़ निकाल करके देखते हैं, लेकिन हमारा काम यह है कि हमें तो सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि कोरिलेटेड जब एग्जामिनर करेगा तो आपको ये समझ में ही नहीं आता है। चलो खैर, फिर भी मैंने बहुत एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया है। तो ये हमारी बात हुई किससे संबंधित, मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे अधिक वेटेज रखने वाला है वो वेटेज कौन सा है, ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी, जिसमें आपने महेंद्र सर को सब लोग जानते ही हैं कि भाई ओबीजी और एबीजी के बारे में आप बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ओबीजी और ओबीजी की जहां बात हो जाए और हम लोग बात ना करें महेंद्र सर, तो एक एक चीज आपको उन्होंने बताई होगी, पढ़ाया भी होगा। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मलिटीज, इसमें एक चीज बता देता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी कंडीशन में कितना ब्लड लॉस होता है, नॉर्मल में कितना लॉस होगा। पहली चीज, अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें कितना ब्लड लॉस होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड लॉस है उसको आप कितने पैड किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ये जितने भी पॉइंट है ये आपको पता हो। इसके अलावा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सेपरेशन, जितने भी प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज है वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एमनोटिक फ्लूइड, इससे रिलेटेड कलर, जैसे एक क्वेश्चन तो यहां पर पूछा ही जाना है कि इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस वगैरह क्या होता है, नॉर्मल कितनी मात्रा में होता है, लीकेज का पता कितना करोगे, लास्ट समय तक जब बच्चे की डिलीवरी है तो कितना फ्लूइड एमनोटिक बच जाता है, ये कुछ पॉइंट है जो पता होने चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, हाँ, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह आप बता सकते हैं, कौन सा पार्ट कब बनना शुरू हो गया है या कौन सी एबनॉर्मलिटी होगी तो बच्चा कितने टाइम जिएगा, वो सारे पॉइंट। इसके अलावा प्रेगनेंसी, एक्लाम्शिया और प्री एक्लाम्शिया, और एक्लाम्शिया और प्री एक्लाम्शिया में भी मुख्य रूप से फोकस होना चाहिए प्री एक्लाम्शिया। अब प्री एक्लाम्शिया सुबह की शिफ्ट में तो शाम को एक्लाम्शिया तैयार मिलेगा एक शिफ्ट में। इसके अलावा आप यहां पे ध्यान देना प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा है, लीस्ट प्रेजेंटेशन कौन सा है, वो आप ध्यान दो। और इसके अलावा पेल्विस रिलेटेड डायमीटर्स। इसके अलावा प्रेगनेंसी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस, चेंजेस के अंदर सभी कुछ आपको पता हो कि भाई कौन कौन से इनिशियल है, कौन से बाद में होने वाले हैं, कौन से कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक हैं, वो आप ध्यान दो। इसके अलावा ईडीडी, जितने भी फॉर्मूले हैं नेगल्स वगैरह जो भी आपको बताएं कैसे कैलकुलेट करते हैं, या कई बार कहता है एग्जामिनर कि एक पेशेंट या एक महिला जिसको कि प्रॉपर डेट याद नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वो फॉर्मूला आपको पता हो कितने दिन जोड़ेंगे।
बंडल हाइट। कौन से मंथ पर किस जगह तक आप मेजरमेंट करते हैं, सिम्फोसिस तक, अम्बलाइकस तक, या और ऊपर तक आप जा रहे हैं, वो आपको पता हो, और जो भी एबनॉर्मलिटी है। इसके अलावा गटपाल स्कोर, पार्टोग्राफ देख करके जाए, फीटल सर्कुलेशन, स्कल रिलेटेड डायमीटर्स। जैसे स्कल रिलेटेड डायमीटर भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने बताना जितने भी मैनोवर्स हैं, मैनोवर्स लेबर की स्टेप जो देखें, ज्यादातर आपका फोकस होना चाहिए पहली स्टेप के ऊपर, कितनी फिंगर खुल जाएगी, कितना होगा, उसको पता कौन से स्कोर से करोगे, कौन सा स्कोर कहां उपयोग में लिया जाता है, बिशप स्कोर क्या होता है, ये स्कोर क्या होता है। जैसे बच्चे की मैच्योरिटी पता करनी है, बिशप स्कोर, जो भी पॉइंट यहां पर मैं बता रहा हूं उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। इसके अलावा एबॉर्शन एक्ट कब आया, लेटेस्ट चेंजेस कब हुए, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा लोचा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है और कोई कुछ पढ़ा रहा है, तो आप इसको जरूर देख के जाएं। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है वो आपको भारत सरकार की वेबसाइट पर मिल जाएगी, क्योंकि बुकों के अंदर बहुत कुछ चेंजेस हो गया है लेकिन लेटेस्ट परिवर्तन आए नहीं है, तो वो आप जरूर देख लेना। शायद महेंद्र सर की क्लास है जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई है, उसको जरूर चेक करके जाएं। एपिजोटॉमी और इसके अलावा लोचिया, लोचिया पे ध्यान दें। पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर आपके जो पैड हैं उसको कितने पैड होंगे, कितना पता चलेगा कि लॉस ज्यादा हुआ है, 500 है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बेसिक केयर क्या करोगे, वो आप ध्यान दो। या एग्जामिनर आपको यहां पे कह सकता है कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए फीमेल क्लाइंट फॉल डाउन ऑन द फ्लोर, एक फीमेल क्लाइंट है जो कि जमीन पर गिर गई है और वो जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, तो बताओ नर्स सबसे पहले क्या करेगी, तो कहेगा उसकी पल्स चेक करेंगे, बच्चे की फीटल हर्ट साउंड चेक करेंगे, देखेंगे कि महिला को कोई इंजरी तो नहीं हो गई है। तो अब आपको समझना है कि पहले महिला देखोगे या बच्चे की फीटल हर्ट साउंड चेक करोगे। इट मींस फीटल हर्ट साउंड पर पहले फोकस होना चाहिए, दैट इज द प्रायोरिटी। तो यहां तक बताओ। इसके अलावा आपने बताना है कोड प्रोलैप्स, कोड प्रोलैप्स के अंदर पोजीशंस, फुट एंड को रेज करवा देते हैं, ये पहली प्राथमिकता है। कुछ लोग पढ़ा रहे हैं आपको नी चेस्ट, नी चेस्ट सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है फुट एंड को रेज करेंगे कोड प्रोलैप्स में। चलो खैर यहां तक बताओ। इसके अलावा आपके बिशप स्कोर्स वगैरह बताओ, बैलार्ड स्कोर के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे मैच्योरिटी के बारे में, एनएसटी, सीएसटी, सीए सर्विक्स अभी मैंने आपको बताया था, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इससे रिलेटेड पोजीशंस वगैरह मैंने आपको अभी बताई। तो ये कुछ हाईलाइट बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि नॉर्थ सेट से संबंधित 2023 से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। हाँ भाई, जो बच्चे चैनल पर लेट आए हैं, अरे मजा तो आ रहा है जो पॉइंट आपको बता रहा हूं, और आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को बताएं। हाँ, बात समझ में आ रही है सभी को? इतनी लेट आए हो बेटा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखो यहां तक आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का अगर नाम आता है तो डॉक्टर आलोक रावत का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जयपुर में या जहां जहां, वहां पर स्टूडेंट आलोक सर के हमारे या यही लोग बेसिकली पढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज मिस्टर आलोक रावत बता सकते हैं वो चीज शायद मैं भी नहीं बता सकता। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक जिक्र कर देना चाहूंगा कि सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और जितने भी लोग ये बोल रहे थे, लास्ट ईयर की भी मेरी एक क्लास है वो आप देख लेना, सिर्फ मैंने ही ये कहा था कि इस साल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कम से कम 20 से 25 प्रश्न आएंगे, और 20 से 25 नहीं,
लास्ट ईयर 32 क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आए, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं आए थे। आज तक का मतलब पिछले साल तक। तो मैंने ये कहा कि आपको अब उस सब्जेक्ट पर भी फोकस कर देना चाहिए जो सब्जेक्ट बिल्कुल ही दूर दूर था नॉर्सेट के पर्पज से। सीएचओ में तो हम कहते थे कम्युनिटी आती है 70%। अब बात सुनना, यहां पर जैसे फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें आपको पता हो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी कौन सी लगाते हैं, सेकंड जनरेशन कौन सी है, लेटेस्ट कौन सी है, मल्टी लोड है, और जो भी नए नए नाम आ रहे हैं वो आप देख लेना। इसके अलावा जो लगाई जा रही है कितने दिनों के लिए लगाते हैं, और उससे होने वाले कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, और कौन से दिन लगाई जाती है, और इसके अलावा जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो पता होने चाहिए। इसके अलावा नर्सिंग थ्योरी, ये नर्सिंग की जो थ्योरी है जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा एनवायरमेंटल हाइजीन रिलेटेड थ्योरी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं हेंडरसन की थ्योरी, पेप्ल्यूज की थ्योरी पर जरूर फोकस करके जाना, जो कि इंटरपर्सनल रिलेटेड थ्योरी है, जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलती है और यहां पर भी देखने को मिलती है। जो कह रहा हूं सुनते जाइएगा। इसके अलावा कोविड-19 लेटेस्ट सेनेरियो, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए जितने भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, स्पेशलाइज्ड आपको पता हो, जैसे मीजल्स, तो मीजल्स है तो इंक्यूबेशन, मीजल्स नहीं तो मम्स पूछ लेगा, मीजल का कोई कॉम्प्लिकेशन पूछ लेगा, अगर मीजल्स पूछ लिया तो मम्स का कॉम्प्लिकेशन पूछ लेगा, कॉप्लिक स्पॉक या जो भी यहां पर आते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी नेचुरल कौन सी है या एक्टिव पैसिव कौन सी है, इम्यूनोग्लोबिन लगाने का बेस्ट टाइम क्या है, या वो आपको बोलेगा कि एक पेशेंट है जिसको कि हेपेटाइटिस रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया है, तो बताओ क्या इम्यूनोग्लोबिन लगा सकते हैं, हाँ ना, वो आपको पता हो। एड्स, एचआईवी इन्फेक्शन, डॉट्स थेरेपी, डॉट्स थेरेपी का 100% क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आएगा। इसके अलावा मैंने आपको यहां बोला है इनके कॉम्प्लिकेशन, लेटेस्ट आईएमआर, लेटेस्ट एमएमआर, लेटेस्ट थीम ऑफ WHO, ट्राइज की कलर कोडिंग, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्रीमोर्डियल किस प्रकार का है वो आपको पता हो, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, कौन सी दवा कौन से रूट से लगेगी, कितने डिग्री पर लगेगी, कौन सा एडजुवेंट है जो उसमें मिक्स किया जाएगा, इसमें एनएस मिलाते हैं, बीसीजी में ये मिलाते हैं, किसी में क्या मिलाते हैं, वो बेसिकली आप देख लीजिएगा। बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी लेटेस्ट चेंजेज हैं, ये सारी की सारी क्लासेस आपको मैड गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नर्सिंग टुडे पर मिलेगी, जो पहले हो चुकी है और जो नहीं है, इन्हीं टॉपिक से संबंधित क्लासेस आपको जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले हम मैराथन के रूप में या एक लॉन्ग क्लास के रूप में आपको करवाने का प्रयास करेंगे, तो रेगुलर आप बने रहें, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा डाइट, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकती है, विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल विटामिन डी, न्यूट्रिशन संबंधित पॉइंट बता रहा हूं। इसके अलावा आपने बताना है नेशनल प्रोग्राम ब्रेस्ट फीडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, जहां पर हम कह रहे हैं प्रिजर्वेशन मिल्क कब तक हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग मर्द महिला को कब करवानी है कब नहीं करवानी है, क्या एचआईवी में करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं, वो थोड़ा आप देख लें। इसके अलावा मैं आ रहा हूं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। देखिएगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वो सब्जेक्ट है जो आपको या तो आपको देखने को मिलेगा कम्युनिटी, ओबीजी, फंडामेंटल, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से संबंधित है। अब वो कौन कौन से हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अपगार स्कोर, इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
अपकार स्कोर जो कि आपको पता है कितने समय में करते हैं, कब करते हैं। या एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि एक बच्चा है जो कि न्यूबॉर्न बेबी, उसकी लेग नीली हो रही है, हाथ ऐसे हो रहे हैं, तो बताओ उसको कितने अंक दिए जाएंगे अपकार स्कोर में। तो ये थोड़ा देख लेना। इसके अलावा आपने बताने हैं इसके माइलस्टोन। न्यूबॉर्न बच्चे की हाइट डबल कब होगी, ट्रिपल कब होगी, हेल्दी वजन कितना होना चाहिए, ओबेस क्या होगा, मैक्रोसोमिया क्या होगा। इसके अलावा वेट वगैरह के बारे में आप टेप वेप, जिससे कि हम लोग उसको मालनरिष्ट है या नहीं है, शाकिर टेप वगैरह आती है, वो आप लोग देखते हैं। इसके अलावा कंजीनाइटल, कंजीनाइटल के अंदर आपकी एक दो हार्ट डिजीज आप देख सकते हैं, इंट्यूसेप्शन, स्प्रिंग डिजीज, हाइड्रोसिफेलस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये 4-5 टॉपिक आप देख करके जाएं। न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटी जो कि न्यूट्रिशन में भी पढ़ते हैं, क्वाशकर मारस्मस वगैरह आप पढ़ते हैं। इसके अलावा आपने बताना है जॉइंटिस फोटोथेरेपी, वो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस। तो एक क्वेश्चन यहां पर से आ गया है, लगभग 2 क्वेश्चन आपके यहां। तो ये मान करके चलना कि 12-13 क्वेश्चन लगभग आपको चाइल्ड हेल्थ से भी देखने को मिलेंगे, हो सकता है ज्यादा। तो लेकिन आप इन पॉइंट को जरूर पढ़ करके जाएं, जो मिलना है वो इसी में से आपको मिलना है। तो यहां तक आप बता सकते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक नर्सिंग। अब देखो साइकेट्रिक नर्सिंग जो आप लोग पढ़ते हैं उसके अंदर मैं बता दूं कि एक शिफ्ट के अंदर हो सकता है क्वेश्चन 10-15 आ जाए, एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन हो सकता है 8-10 ही रह जाए। लेकिन आपने यहां पर ये टॉपिक देख लेना, और इस टॉपिक को मैंने प्राथमिकता पे, जैसे एनोरेक्सिया 100% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ऐसे ही एल्कोहलिज्म एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, डिप्रेशन एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। डिप्रेशन जो है, उस डिप्रेशन के अंदर आप देख करके जाइएगा फिजिकल साइन। देखो बता दूं कि प्रश्न भी आएगा तो कैसे आएगा। डिप्रेशन के अंदर फिजिकल साइन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर ओमेगा साइन, पीरागत फोल्ड, जनरली वेट लॉस, या फिर और साइकोलॉजिकल एनिडोनिया, एपैथी और बहुत से हैं। इसके अलावा एल्कोहलिज्म जो आप बता रहे हैं उसके अंतर्गत आपको पूछी जाएगी थेरेपी एंड कॉम्प्लिकेशन। भाई एल्कोहलिज्म जो है उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, और एनोरेक्सिया के बेसिक लक्षण और मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया है कि ये टॉपिक तो हैं, लेकिन एक ही जैसी चीज हर टॉपिक से नहीं आएगी। यहां से पूछा जाएगा मैनेजमेंट और लक्षण, एल्कोहलिज्म से पूछा जाएगा मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन, डिप्रेशन से पूछा जाएगा उसके साइन एंड सिम्टम। इसके अलावा आपका क्वेश्चन ईसीटी से आ सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आएगा, एक सुबह एक शाम। इसके अलावा साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी के अंदर आपकी जो बिहेवियर थेरेपी है ना, उसको थोड़ा सा देख करके जाइएगा। शीजोफ्रेनिया, अब कहोगे कि शीजोफ्रेनिया में से क्या, तो शीजोफ्रेनिया वो जो कि ग्रुप ऑफ डिजीज जिसमें कॉमन टर्मिनोलॉजी, हेलुसिनेशन क्या होता है, इल्यूजन क्या होता है, डेल्यूजन क्या होता है, वर्बिजिरेशन क्या होता है, या शीजोफ्रेनिया के 4 सिम्टम्स, और इसके अलावा शीजोफ्रेनिया के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जिसमें भी नेगेटिव साइन पर थोड़ा फोकस करना। एक प्रश्न आएगा फोबिया का और एक प्रश्न आएगा ओसीडी का। तो ये 5-7 क्वेश्चन, अब ये 5-7 पॉइंट में से एक शिफ्ट में कुछ ज्यादा और एक शिफ्ट में कुछ कम, लेकिन पूछे जाने वाले यही हैं, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई लंबा टॉपिक नहीं है। इसके अलावा रिसर्च मैनेजमेंट, रिसर्च डिजाइन क्वेश्चन पूछा जाता है, सैंपलिंग के मेथड, मीन मोड में से मीन इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप, इन्वेंट्री कंट्रोल जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। देखिए ध्यान देना कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वेंट्री कंट्रोल, लीडरशिप,
लीडरशिप कैसी होती है, लेजिस्लेशन अलग अलग नामों से आपको पूछी जा सकती है। इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर आर्टिकल्स पहले आएगा पहले खत्म होगा, किस तरीके से उनको मंगाया जाना चाहिए, वो सारे पॉइंट। फार्माकोलॉजी, देखो फार्माकोलॉजी अपने आप में एक अलग तरीके का पॉइंट है। वैसे तो आप एमएसएन के साथ पढ़ लेते हैं, हर सब्जेक्ट में अलग अलग पढ़ लेते हैं। जैसे कम्युनिटी में आलोक सर ने आपको पढ़ाया, ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं वहीं पढ़ा दी, मलेरिया की वहीं पढ़ा दी, ओबीजी के अंदर आई वो ओबीजी की दवाएं पढ़ा दी, लेकिन फिर भी अलग से सब्जेक्ट है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। तो आपने यहां पर बताना है सबसे पहले इमरजेंसी, इसके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस होना चाहिए, जिसमें डोबुटामिन, एड्रेनलिन, इसके अलावा कोई एंटीडोट जरूर देख लीजिएगा। एंटीडोट अलग अलग कंडीशंस में हम यूज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस, एक क्वेश्चन इसका। मलेरिया मैंने आपको बताया ही है कि आपको कम्युनिटी में सर ने करा दिया है। इसके अलावा आपने बताना है जैसे रिटालिन, जो कि एडीएचडी में पूछी जाती है, ये आप बता सकते हो। फ्लोक्सिटिन और इसके साइड इफेक्ट, जो कि आपके डिप्रेशन वगैरह में यूज की जाती है। डिप्रेशन के अलावा आप इसको यूज करते हो, ओसीडी में यूज करते हो, तो ओसीडी में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आ सकती है। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक के अंतर्गत जैसे आप कहते हो ईपीएस, या इसको ऐसे ना समझ के आप समझ लेना कि एंटीसाइकोटिक के अंदर जो आपकी मेडिकेशंस है उसके इरिवर्सिबल साइन, या एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन लॉन्ग टाइम पर उपयोग करने पर बताइए किस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है जो नर्स मरीज में देखेगी। तो फिर आपको वो पता करना पड़ेगा कि डिपेंडेंसी हो जाएगी, पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा, पेशेंट में ट्रेमर्स आने लग जाएंगे या कुछ और, तो वो थोड़ा देख लेना। इसके अलावा लिथियम, लिथियम जो है उसकी बेसिकली आपको पूछी जा सकती है टॉक्सिसिटी, कि लिथियम और लिथियम की डोज कितनी हो जाए कि उसको टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वो आप ध्यान दो। इसके अलावा वारफेरिन, हिपेरिन के एंटीडोट वगैरह और डिजॉक्सिन, जैसे ये जो दवाएं हैं ये थोड़ा सा आप देख करके जाएं। लेकिन मैं इसमें भी आपको बात बता दूं कि जैसे ये आप जो दवाएं यूज करते हैं, जैसे डिजॉक्सिन, एग्जामिनर आपको कह सकता है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए नर्स आर गोइंग टू एडमिनिस्टर द डिजॉक्सिन। तो डिजॉक्सिन जो होती है वो हार्ट रेट, पल्स को भी कम करती है, और ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी है कि उस मरीज की पल्स को चेक करें, और पल्स को चेक करने की सबसे एक्यूरेट साइट आपको पता होनी चाहिए जो कि रिलायबल है, और रिलायबल अगर साइट है तो आपने एपिकल बतानी है। इसका मतलब घुमा फिरा करके एग्जामिनर आपको उसी टॉपिक पे ले आएगा जो टॉपिक आपका बेसिक या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो ये मैंने बात की। इसके अलावा एक चीज आप और देख लीजिएगा, जैसे एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी में आप देख लेना फैमिली, कोई सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं है, फैमिली के टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, ये मैं एक ओवरऑल आपके लिए लेकर के आया हूं गुलदस्ता, जिसमें नॉर्सेट के सभी टॉपिक, वो टॉपिक जो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे भैया 200 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 40-50 टॉपिक तो कवर करके जाओगे, और उन सभी को मैंने कौन साइज करके आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास सेशन के अंदर बहुत आनंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और जो बच्चे चैनल पर लेट जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, और अगर कोई स्पेसिफाइड डिमांड आप चाहते हैं तो मुझे इसके ऊपर कमेंट करें, और दिए गए जो स्क्रीन के अंदर नंबर है उनके ऊपर आप क्वायरी कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के नॉर्सेट के लिए। अगली क्लास में तुरंत 1-2 दिन में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा अकॉर्डिंग टू सेनेरियो, लेटेस्ट सेनेरियो और प्रायोरिटी के आधार पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर कुछ प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आने
वाला हूं। थैंक यू और धन्यवाद। शुभ रात्रि।